देखिए निश्चित समाकलन में जो लॉन्ग प्रश्न आता है दीर्घ उत्तरीय 8 नंबर का जो आता है वो 7.1 प्रश्नावली से एक सवाल निश्चित आता है। जैसे कि अनिश्चित समाकलन में 7.5 प्रश्नावली से 5 नंबर वाला प्रश्न आता है, इसी तरीके से इस 7.1 प्रश्नावली से 8 नंबर का एक प्रश्न जरूर आता है। तो इसमें आपको प्रगुण बताए गए हैं, तो प्रगुण आपको देख लेना है। और सबसे ज्यादा प्रगुण 4 का उपयोग है, फिर इसके बाद प्रगुण 1 और 2 का उपयोग है और प्रगुण 6 का उपयोग है। इतने प्रगुणों का उपयोग जाता है। जिस सवाल में जो प्रगुण लगेगा वो बता देंगे। एनसीईआरटी की बुक में जो है प्रगुण 0 से शुरू है और जो दूसरे राइटर की बुक है उसमें प्रगुण 1 से शुरू है, तो ये थोड़ा अंतर हो सकता है। पहला सवाल है, जैसे कह रहा है वो कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 और cos स्क्वायर x dx। देखिए प्रगुण के द्वारा इसका मान ज्ञात करना हम सीखेंगे। प्रगुण ना पता होता तब भी हम इसको हल कर देते, तो दोनों तरीके से इसको हल करते हैं। पहले हम प्रगुण के द्वारा बताएंगे आपको। देखिए इसको सबसे पहले i बराबर मान लेंगे और इसको समीकरण 1 डाल देंगे। इसके बाद i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 है। cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं बेटा cos x का होल स्क्वायर। सबसे पहले तो इसको ऐसे व्यवस्थित करें। देखिए इसमें प्रगुण 4 लगाएंगे। देखिए प्रगुण 4 में क्या करते हैं, हम दोनों लिमिटों को जोड़ लेते हैं और फिर लिमिट में फलन को घटाया जाता है। एक लिमिट है 0, एक है π/2। दोनों लिमिटों को जोड़ेंगे 0 + π/2 तो π/2 आएगा। तो लिमिट में फलन को घटाते हैं। फलन का मतलब जहां पर x है वहां पर आप रखेंगे π/2 - x। फलन यानी x है, तो जहां जहां पर आपको x दिखाई पड़े उसमें आपको π/2 - x रखना है। तो i बराबर हो गया इंटीग्रेशन 0 से π/2 और cos x की जगह रखेंगे π/2 - x का होल स्क्वायर dx। ये प्रगुण 4 है। प्रगुण 4 से ऐसे आप लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं P4, इसका भी मतलब हुआ प्रगुण 4 से। तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये लिखा है cos π/2। π/2 मतलब होता है 90। cos 90 - थीटा sin थीटा होता है, तो cos 90 - x sin x हो जाएगा। तो हो जाएगा sin x का होल स्क्वायर dx। i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 और sin x का स्क्वायर आएगा sin स्क्वायर x dx। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 जो प्राप्त हुए, जब प्रगुण 4 लगाते हैं तो अधिकांशतः हमें जब 2 समीकरण जो प्राप्त होते हैं उन्हें जोड़ा ही जाता है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इधर i है और इसमें भी i है। i + i 2i हो जाएगा। और देखिए लिमिट जो इसमें है वही लिमिट इसमें है और dx इसमें भी है, dx इसमें भी है। तो हमने कॉमन ले लिया 0 से π/2 और कॉमन ले लिया dx। तो क्या बचा आपका cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। इसके बाद हम cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x का मान रखा 1 गुणित dx। अब 1 लिखे या ना लिखे, 2i बराबर dx का समाकलन क्या होता है x और 0 से π/2। c कब जोड़ते हैं, जब समाकलन अनिश्चित हो। अनिश्चित समाकलन का मतलब जब समाकलन के चिन्ह में कोई लिमिट ना लगी हो। ये निश्चित समाकलन, इसमें कोई सूर्य चर नहीं जोड़ेंगे। अब यहाँ पर लिमिट का मान रखेंगे। जब लिमिट का मान रखते हैं तो पहले अपर लिमिट यानी जो ऊपर लिखी हुई है, फिर माइनस लोअर लिमिट यानी जो नीचे लिखी हुई है। तो 2i बराबर x की जगह के पहले क्या रखोगे π/2 - 0। तो 2i बराबर आपका आ गया π/2। तो i बराबर आपका आ गया π/4। i का मतलब जो आपने माना था सवाल वही था, तो रख दीजिए i का मान फिर से। इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx बराबर आपका π/4 आ गया। अब देखिए सवाल ये होता तब भी π/4 आता। सवाल ये होता
तब भी π/4 आता है। फिर क्या हो जाता, समीकरण एक ये हो जाता, और जब प्रगुण 4 लगाते तो समीकरण 2 ये बन जाता। यानी सवाल ये एक है, 0 से π/2 cos² x dx दिया हो इंटीग्रेशन में, और इंटीग्रेशन चाहे 0 से π/2 sin² x dx दिया हो। क्योंकि अगर ये दिया होगा तो जब प्रगुण 4 लगाएंगे तो समीकरण 2 ये मिल जाएगा, तो फिर से जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। और अधिकांशतः वो सवाल अगर बहुविकल्पी सवाल है जिसमें लिमिट आपकी क्या है, 0 से π/2 है, 0 से π/2 है लिमिट आपकी, और प्रगुण 4 उसमें लग रहा है, तो उसका आंसर π/4 होगा। क्या होगा, π/4 होगा। देखिए अगर ये सवाल आ जाता कि निम्न को हल कीजिए, ऐसा ना लिखा होता कि प्रगुण का प्रयोग करके, तो हम सीधे भी सवाल को लगा सकते थे। फिर कैसे लगाते, इसी सवाल को देख लेते हैं। अगर पेपर में लिखा हो निम्न को हल कीजिए, ऐसा ना लिखा हो कि प्रगुण का प्रयोग करके, तब फिर हम सीधे कैसे लगाते, इसे i बराबर मान लेते हैं हम। तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 और cos² x dx, ये आपका सवाल था। तो हमने आपको ये बता रखा था जब तक प्रगुण नहीं बताया कि cos² x हो, sin² x हो, tan² x हो, cot² x हो, इसका सीधे समाकलन नहीं हो पाता है, इन्हें सूत्र में बदल के लाना पड़ता है त्रिकोणमिति के द्वारा। sin² x या cos² x है तो इसको cos2x के सूत्र से बदलेंगे, tan² x है तो उसको sec² x के सूत्र से बदलेंगे, cot² x है तो उसको cos² x के सूत्र से बदलेंगे। तो यहाँ पर cos² x है, तो चलिए बदल लेते हैं। क्योंकि cos2x बराबर क्या होता है, सूत्र तो 4 होते हैं लेकिन cos वाला लगाना है, तो क्या होता है 2 cos² x -1, तो इसको इधर लाओ, 1 + cos2x बराबर 2 cos² x, हमें मान क्या चाहिए, cos² x, तो 1 + cos2x अपान 2 बराबर cos² x, cos² x की रख दीजिए मान। i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 रखिए मान, क्या रखोगे, cos² x की जगह 1 + cos2x अपान 2 dx। अब 1/2 दोनों में है तो इसे बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन 0 से π/2 हो जाएगा आपका, और 1 + cos2x हो जाएगा dx। कर देते हैं, अलग अलग समाकलन कर लो, चाहे एक में ही समाकलन कर दो और फिर लिमिट रख लेना। जैसे अलग अलग करें तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 गुणते dx होगा, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos2x dx होगा। तो 1/2 dx का समाकलन x 0 से π/2 प्लस 1/2 cos2x का समाकलन, cos x का समाकलन होता है sin x, तो cos2x का समाकलन sin 2x, लेकिन 2x का अवकलन क्या होगा 2, तो समाकलन होगा 1/2, तो 1/2 और लिमिट आपकी 0 से π/2, तो 1/2 इसमें लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट क्या है π/2 माइनस लोअर लिमिट है 0, प्लस 1/2 पहले से है, और इस 1/2 को भी बाहर निकाल दें, क्योंकि लिमिट तो x के पद में था, फलन x के पद में लगेगी, तो 1/2 और बाहर निकाल देंगे। अब क्या बचेगा आपके पास, sin 2x और 0 से π/2। तो देखिए क्या आ गया, इसका इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पर अंदर हल करने पर π/2 ही आएगा, तो π/4 आ गया। क्या आ गया, π/4 प्लस 1/4। अब इसमें लिमिट रखिए, sin 2 गुणते π/2 माइनस sin 2 गुणते 0, 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया आपका π/4 प्लस 1/4 और sin पाई माइनस sin 0। तो आप देखिए sin 180 का मान कितना होता है, sin 180 का मान कितना होता है, नहीं आता तो sin 90 + 90 में तोड़ो, sin 90 + थीटा क्या होता है cos थीटा, तो sin 90 + 90 cos 90 होगा, और cos 90 का मान 0 होता है, तो sin 180 का मान 0 हो गया आपका, माइनस और इसका मान क्या हो गया sin 0 का मान 0, तो 0 आया, इसका 0 में गुणा करेंगे 0 ही आ जाएगा, तो हल करने पर आपका क्या आ गया
पाई/4 आ गया। लिख दीजिए। देखिए दूसरा सवाल है आपका, इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 रूट साइन एक्स बटे रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स dx। देखिए ये सवाल है, अभी हमने आपसे बताया था कि ऐसे सवाल जिनमें लिमिट 0 से पाई/2 हो और प्रगुण 4 लग रहा हो, उनका आंसर क्या आएगा? पाई/4। तो अगर ये बहुविकल्पी प्रश्न है तो इसमें एक भी सेकंड नहीं हल करना, सीधे पाई/4 पर ही जाना है और अभी पाई/4 ही आएगा। देखिए माना आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 रूट साइन एक्स बटे रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स dx, इसको समीकरण 1 डाला। आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई/2, प्रगुण 4 में क्या करते हैं हम दोनों लिमिटों को जोड़ते हैं, तो दोनों लिमिटों को जोड़ा है तो क्या आया है 0 प्लस पाई/2 क्या आएगा पाई/2, और लिमिट में फलन को हटाएंगे, फलन की जगह है x, तो क्या आएगा जहां जहां x है वहां पर क्या रखोगे तुम पाई/2 माइनस x बटे रूट साइन पाई/2 माइनस x प्लस रूट कास पाई/2 माइनस x dx। ऐसा हमने कहां से किया है? प्रगुण 4 से किया है सामने। आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 अंडर रूट साइन 90 माइनस एक्स क्या होगा कास एक्स बटे अंडर रूट साइन 90 माइनस एक्स क्या होगा कास एक्स प्लस कास 90 माइनस एक्स क्या होगा साइन एक्स dx। समीकरण नंबर 2। जब प्रगुण 4 लगाया, इसमें दो समीकरण जैसे ही प्राप्त हुए, हम क्या करेंगे दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो देखिए आई इधर है, आई इधर है, आई प्लस आई हो गया 2i। कोई चीज कॉमन है तो वो क्या है लिमिट कॉमन है और dx भी दोनों में मिल रहा है। तो इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 किया हमने और dx को भी बाहर लिया, लिमिट दोनों में है और dx भी दोनों में है। बचा क्या रूट साइन एक्स बटे रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स प्लस जोड़ रहे हैं तो प्लस रूट कास एक्स बटे रूट कास एक्स प्लस रूट साइन एक्स। इसके पहले एक चीज हम यहां पर समझ लेते हैं कि a प्लस बी और b प्लस a एक ही चीज है, लेकिन a माइनस बी और b माइनस a एक ही चीज नहीं है। तो जो लिखा है रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स और ये लिखा है रूट कास एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ये दोनों एक ही चीज है कि नहीं है? तो देखिए एलसीएम यही हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई/2, एलसीएम क्या हो जाएगा रूट साइन एक्स और प्लस रूट कास एक्स। तो जो एलसीएम लिया जाता है तो डिनोमिनेटर से उसमें भाग दिया जाता है एलसीएम में, यानी हर का भाग देंगे एलसीएम में, इसका भाग इसमें देंगे तो एक बार जाएगा, एक का गुणा करेंगे रूट साइन एक्स में, रूट साइन एक्स आएगा, प्लस फिर से हर का भाग इसमें देंगे तो ये एक ही चीज है, एक बार जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट कास एक्स, जो नीचे वही ऊपर पूरा कट गया। तो 2i बराबर क्या आ गया 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 और dx आ गया। 2i बराबर dx का समाकलन क्या होगा x 0 से पाई/2, तो 2i बराबर लिमिट रखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई/2 माइनस 0, 2i बराबर आ गया पाई/2, तो i बराबर आ जाएगा पाई/4। i का मतलब जो आपने माना था उसको फिर से वापस लिख दीजिए 0 से पाई/2 रूट साइन एक्स बटे रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स dx
का मान आ गया आपका π/4। सवाल ये होता तब यही उत्तर आता, और अगर सवाल ऐसा होता कि कहता है इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट cos x बटे रूट cos x प्लस रूट sin x dx का मान ज्ञात करो। इसे समीकरण 1 डालते, प्रगुण 4 लगाते, समीकरण 2 ये बन जाता है, यानी ये भी दोनों सवाल एक ही है। तो इसका भी उत्तर π/4 ही आया आपका। देखिए तीसरा सवाल है आपका, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 3/2x बटे साइन की पावर 3/2x प्लस कास की पावर 3/2x dx। लिमिट क्या है 0 से π/2 और प्रगुण 4 इसमें लग जाएगा आपका, तो आंसर इसका भी क्या आएगा π/4 आएगा। माना इससे भी दो सवाल बन जाएंगे, अभी बताएंगे हम आपको। माना आई बराबर, इसको समीकरण 1 डाल दिया, पहले इसको लिखे, प्रगुण 4 ऐसे न लगा दें। आई बराबर इसको पहले लिखे इंटीग्रेशन 0 से π/2, इसको लिख सकते हैं साइन x की होल पावर 3/2 बटे, इसको लिख सकते हैं साइन x की होल पावर 3/2 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं cos x की होल पावर 3/2 dx। आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2, प्रगुण 4 लगा रहे हैं। प्रगुण 4 में क्या किया जाता है, दोनों लिमिटों को जोड़ते हैं और लिमिट में फलन को घटाया जाता है। दोनों लिमिटों को जोड़ने पर 0 प्लस π/2 करेंगे, π/2 आएगा, और लिमिट में फलन को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन π/2 माइनस x की होल पावर 3/2 बटे साइन π/2 माइनस x की होल पावर 3/2 प्लस कास π/2 माइनस x की होल पावर 3/2 dx। ये हमने कहां से किया है, प्रगुण 4 से किया है हमने ऐसा। आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा, कास थीटा होता है तो साइन π/2 मतलब 90 और माइनस x क्या हो जाएगा कास x की होल पावर 3/2 बटे साइन 90 माइनस x कास x की होल पावर 3/2 प्लस कास 90 माइनस x साइन x की होल पावर 3/2। जैसे साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन थीटा का स्क्वायर होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, ना कि साइन थीटा स्क्वायर। इसी तरीके से इसका स्क्वायर देखिए क्या होगा, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये हो जाएगा कास की पावर, स्क्वायर की जगह है 3/2 x बटे, ये क्या हो जाएगा कास की पावर 3/2x, ये क्या हो जाएगा साइन की पावर 3/2x dx। समीकरण नंबर 2। अब एक प्रगुण 4 है और 2 समीकरण हमें प्राप्त हो गए हैं, तो दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ देंगे दोनों को, देखिए तो क्या क्या मिलेगा। इसमें आई है, इसमें भी आई है, आई प्लस आई 2i हो गई। लिमिट दोनों में सेम है आपकी, और dx भी दोनों में पाया जा रहा है। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 बड़ा सा कोस्ट और dx, क्योंकि ये भी दोनों में पाया जा रहा है, इसको बाहर किया, इसको बाहर किया। अब क्या आ गया आपका साइन की पावर 3/2x बटे साइन की पावर 3/2x प्लस कास की पावर 3/2x प्लस, ये देखिए क्या है कास की पावर 3/2x बटे
कास की पावर 3/2x प्लस साइन की पावर 3/2x। ये लिखा है a प्लस बी, ये लिखा है b प्लस ए, दोनों एक ही है, यानी एलसीएम यही हो जाएगा इसका। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2, एलसीएम क्या ले लिया, साइन की पावर 3/2x प्लस कास की पावर 3/2x और dx। तो इसका इसमें भाग दोगे 1 बार जाएगा, इसमें गुणा करोगे क्या आ जाएगा, साइन की पावर 3/2x प्लस कास की पावर 3/2x और dx। देखिए कहां पर आप गलत कर देते हो, इतना आपने सही किया है। आपने अगर ऐसे काट दिया इसको तो गलत है, इससे इसको काट दिया, इससे इसको काट दिया, ऐसा नहीं कटेगा। नहीं तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1, यहां पर क्या आ जाएगा 2, ये पूरा कटेगा इससे। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2, क्या बचा आपके पास dx। तो 2i बराबर dx का समाकलन dx और 0 से π/2। तो 2i बराबर π/2 माइनस 0। तो 2i बराबर π/2, हमें 2i नहीं से i माना था, यानी i का मान निकालना है। i बराबर इधर ये गुणा में भाग में जाएगा, π/4 आ जाएगा, i की जगह रख दीजिए वापस इसको, तो इसका मान π/4 आ गया। सवाल ये है तब भी π/4 आया, यही सवाल है। अगर सवाल ऐसा होता तो इसे समीकरण 1 डालते, ऐसे होल पावर बनाकर लिखते, प्रगुण 4 लगाते, समीकरण 2 ये मिल जाता, फिर समीकरण 1 2 को फिर से जोड़ लेते तो यही हमें प्राप्त हो जाता, फिर भी इसका आंसर π/4 ही आता। देखिए इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से π/2 कास की पावर 5x बटे साइन की पावर 5x प्लस कास की पावर 5x dx। फिर से हमने देखा क्या लिमिट है 0 से π/2 और प्रगुण 4 लग जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या आएगा π/4 ही आएगा। इसे मान लिया हमने i बराबर मान लिया और इसको समीकरण 1 डाल दिया। पहले इसको थोड़ा व्यवस्थित करेंगे, इसके बाद प्रगुण 4 लगाएंगे। इसको लिख सकते हैं कास x की होल पावर 5 बटे, इसे क्या लिख सकते हैं साइन x की होल पावर 5 प्लस कास x की होल पावर 5 और dx। dx नहीं छूटना चाहिए क्योंकि dx ही तो बता रहा है, समाकलन x के हिसाब से हो रहा है। 0 से π/2 प्रगुण 4 लगाएंगे, प्रगुण 4 में दोनों लिमिटों को जोड़ते हैं और लिमिट में फलन को हटा दिया जाता है, फलन की जगह है x। तो आपका हो जाएगा कास π/2 माइनस x की होल पावर 5 बटे साइन π/2 माइनस x की होल पावर 5 प्लस कास π/2 माइनस x की होल पावर 5 और dx। ऐसा हमने कहां से किया है, प्रगुण 4 से किया। इससे भी 2 सवाल बनेंगे और दोनों का आंसर ही π/4 आएगा। तो सवाल किताब का ही आया ऐसा संभव नहीं, इसको चेंज कर सकता है वो। इंटीग्रेशन 0 से π/2, अब देखिए कास 90 माइनस x हो जाएगा साइन x की होल पावर 5 बटे साइन 90 माइनस x हो जाएगा कास x की होल पावर 5 प्लस कास 90 माइनस x हो जाएगा साइन x की होल पावर 5 dx। जैसा कि पिछले सवाल में बताया कि साइन थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ना कि साइन थीटा स्क्वायर। इसी तरीके से इसमें देखिए 0 से π/2, इसका क्या हो गया होल पावर 5 साइन की पावर 5 x बटे कास की पावर 5 x प्लस साइन की पावर 5 x dx। समीकरण नंबर 2 प्रगुण 4 लगाया है और हमें 2 समीकरण मिले हैं, तो दोनों समीकरणों को क्या करना होगा, हमें जोड़ना होगा।
समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, देखिए ये है 2, ये है 1, i प्लस आई हो जाएगा 2i। और क्या मिल रहा है, लिमिट मिल रही दोनों में 0 से π/2 कॉमन, तो 0 से π/2 कॉमन ले लिया, लिमिट नहीं बनेगा, 0 से π/2। और क्या कॉमन है, dx। देखिए 1 और 2 को जोड़ रहे हैं तो क्या बनेगा, cos की पावर 5x बटे sin की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x प्लस sin की पावर 5x बटे cos की पावर 5x प्लस sin की पावर 5x। अभी हमने बताया था, ये लिखा है a प्लस बी, तो ये b प्लस a लिखा है, दोनों एक ही चीजें हैं। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, sin की पावर 5x और sin की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x। हर का भाग इसमें दोगे एक बार जाएगा, एक का गुणा करेंगे cos की पावर 5x आएगा, प्लस इसका इसमें फिर से भाग देंगे, एक बार जाएगा, इसमें गुणा करेंगे, क्या आएगा। अब देखिए अलग अलग कब कटता, जब अलग अलग लिखा होता तो अलग अलग कटता, फिर 1 धन 1 2 हो जाता। पूरा लिखा है बेटे, पूरा एक बार में कटेगा। 2i बराबर क्या आ गया आपका, इंटीग्रेशन 0 से π/2 और dx। तो 2i बराबर dx का समाकलन x 0 से π/2, तो 2i बराबर, लिमिट रखिए, π/2 माइनस 0, तो 2i बराबर π/2। हमने 2i नहीं, हमें i का मान चाहिए क्योंकि इसको i माना था, तो i बराबर 2 इधर गुणा में उधर भाग में जाएगा, π/4। वापस से i का मान रख दो, जिसे i माना था उसका मान क्या आ गया, π/4 आ गया। अब देखिए सवाल अगर ये होता जो समीकरण 2 बना है, तो इसे समीकरण 1 डालते, पूरा ऐसे व्यवस्थित करते, प्रगुण 4 लगाते, समीकरण 2 ये बन जाता। समीकरण 1 और 2 को जोड़ते, फिर से वापस यही आ जाता, यानी इसका भी आंसर यही होता। देखिए इस प्रश्नावली का 5वां सवाल देखते हैं। ये काफी अच्छा सवाल है, ये 8 नंबर में तो नहीं, 5 नंबर या 2 नंबर में आ सकता है आराम से। और इस प्रश्नावली के जो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, जो आते ही हैं, वो हम आपको बता देंगे। आज इसमें 5 नंबर में जितने पढ़े हैं, इनमें भी हो सकता है, क्योंकि अनुसार में ये भी कई बार मिलेंगे। लेकिन ये सवाल जो 5वां है आपका, देखिए सवाल क्या है आपका, मानेंगे माना i बराबर इंटीग्रेशन, बोलिए जी क्या है, -5 से 5 है, मॉड x प्लस 2 dx से। पहले हम सीधे इसको बता रहे हैं, फिर बता देंगे कि ऐसा क्यों हो जाता है। देखिए पहले सीधे जितने से आपका काम चल रहा है वो बता रहे हैं कि अगर लिखा हो a से b f(x) dx, तो इसे हम a से c f(x) dx प्लस c से b f(x) dx लिख सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक कहती है ये प्रगुण 2 है, P2 है। दूसरे राइटर की बुकें कहेंगी ये P3 प्रगुण 3 है। ये P2 क्यों कह रहा है P2? क्योंकि इसमें प्रगुण शुरू किया इसने P0 से, दूसरे राइटर की किताबों ने P1 से शुरू किया है, इसलिए यहां पर एक अंतर आ रहा है। लेकिन चौथे में जब हम पहुंचे तब चौथा प्रगुण समान ही क्यों हो गया, चाहे जिस राइटर की बुक में हो, क्योंकि इसने 2 प्रगुणों को एक साथ में ले लिया है, 2 प्रगुणों को एक साथ में ले लिया है, जिसको इसने प्रगुण 3 कहा है। तो चौथे में पहुंचे तो सेम हो गए हम, कि चाहे जिस राइटर की बुक में हो वो P4 यानी प्रगुण 4 ही होगा। तो ये कैसे लगाना है इसको समझते हैं हम। इस P2 प्रगुण को यहां पर जो रखा है इसके अंदर इसको 0 रखो, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2।
यानी वही प्रगुण लगा रहे हैं। तो उसमें क्या था, माइनस, अभी हमने बताया कि a से b fx dx था, तो a से c का मान ये मिला, a से c इसका मान माइनस होगा x प्लस 2 dx, फिर इंटीग्रेशन c का मान क्या है -2 से b का मान क्या था 5, और तब इसका मान प्लस मिलेगा dx। पहले पूरा सवाल समझ लीजिए, जिससे आपका जितने से काम चल जाएगा, जितना हर जगह हल मिलता है। फिर हम आपको ये बता देंगे कि इसका मान ऋणात्मक और इसका धनात्मक क्यों होता है। माइनस बाहर किया बेटा, x का समाकलन क्या हुआ, x² 2 प्लस 2 इंटू dx, dx का समाकलन x -5 से -2 प्लस, फिर इसका समाकलन करिए, क्या होगा x² 2 और प्लस 2x, क्योंकि dx का गुणा होगा, -2 से 5। अब देखिए माइनस, पहले ऊपर वाली लिमिट लगाओ, जहां जहां x है क्या रखोगे -2, तो -2 का स्क्वायर 4/2 प्लस 2 गुणते -2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां x है वहां पर -5 रखो, तो -5 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 2 गुणते -5 प्लस, अब इसमें आओ, इसमें आप क्या करोगे, रखो x की जगह 5, तो 25/2 प्लस 2 गुणते 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -2 गुणते माइनस, नहीं इसमें तो रखने पहले, ये लिमिट रख रहे हैं अब इसमें, तो x की जगह -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 2 गुणते -2। अब देखिए माइनस ये है, इसका इसमें भाग दिए तो क्या आएगा, 2 प्लस माइनस का गुणा -4 माइनस कोष्ठ में 25/2 प्लस माइनस का गुणा -10, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस अब ये 25/2 प्लस 5 दूनी 10, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 है, माइनस इसका इसमें भाग दो 2 और -4। देखिए इसको ऊपर ही हल कर देते हैं, ये आ गया आपका माइनस और 2 -4 तो क्या आ गया -2, फिर -10 एलसीएम ले ले इसमें, तो क्या आ जाएगा 25 - 10 दूनी 20, क्यों, इसके बटे में 1 है, कहां चला गया, 10 एलसीएम कहां हो गया, इसे 2 एलसीएम होगा भाई, 2 -4 -2 आया, इसके बटे में क्या है 2 है, तो 2 एलसीएम होगा, माइनस अभी 2 है, तो 2 एलसीएम होगा तो कितना आ जाएगा 25 माइनस इसके बटे 10 दूनी 20। अब इसके बाद प्लस आपका 25/2 या फिर 2 एलसीएम ले ले, तो क्या हो जाएगा 25 धन 2 एलसीएम लिया तो यहां पर क्या होगा 20, और माइनस, और पोस्ट में क्या बचेगा 2 -4 -2, चलिए तो माइनस से गुणा कर दें इसमें, पहले माइनस माइनस प्लस 2 पहले, फिर बचा क्या था इसमें माइनस और 5/2 बचा था, माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 5/2 हो जाएगा, प्लस कितना आएगा ये 45/2 माइनस माइनस प्लस, इसके बटे कुछ नहीं तो 1, इसके बटे कुछ नहीं तो 1, पहले आप 2 इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आएगा यहाँ पर 4 + 5 + 45 + 4, जोड़ेंगे आप 5 4 9 9 4 13 13 और 45/2 जोड़िए, 5 3 8 58/2, 2 का भाग देंगे 58 में 29 आएगा। थोड़ा इसका आंसर मिला लीजिए पहले, चलिए अब इसको समझ लेते हैं हम, किसका मान ऋणात्मक इसका धनात्मक क्यों हो गया, क्योंकि मान तो आपका ये कहता है कि मान धनात्मक ही होगा, लेकिन इसका धनात्मक इसका ऋणात्मक क्यों हो गया। इसको जानने के लिए पहले मैथ फर्स्ट में थोड़ा जाना होगा
कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, इसको जब हम तोड़ते थे तो एफ एक्स बराबर एक्स लिखते थे मंझले पोस्ट में, यदि एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता था, एफ एक्स बराबर माइनस एक्स लिखते थे यदि एक्स लेस देन 0 होता था। एक्स का मान 0 से छोटा हो तो इस मॉड एक्स का मान क्या होता है, माइनस 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो तो प्लस होता है। इक्वल टू को कभी इसमें शामिल कर दिया जाता है कभी इसमें, लेकिन आप इसमें रखिए। इसी को लेकर अब हम चलते हैं, और भी चीजें अभी हम आपको बताएंगे। जैसे हम कहते हैं माइनस मॉड में -7 का मान, तो आप कहते हो 7 होता नहीं है, हो जाता है। क्यों, वो भी हम आपको बताएंगे। कि कहते हैं मॉड के अंदर हो प्लस हो चाहे माइनस, मान प्लस ही होता है। हम कह रहे हैं होता नहीं, हो जाता है। अब देखिए पहले हमारे पास कितनी लिमिटें हैं, एक है -5, एक क्या है बेटा, यहां से निकाली थी -2, और एक क्या है 5। ये संख्या रेखा पर आते हैं थोड़ा। यहां पर आप जानते हैं कि क्या होगा, बीच में यहां पर 0 होगा और यहां पर प्लस इन्फिनाइट होगा और यहां पर माइनस इन्फिनाइट होगा। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, शायद आप जानते हो 2 ही प्रकार के, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक। लेकिन हम बताते हैं पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक। 0 ऐसा है, ना धन है ना ऋण, उदासीन है, बिल्कुल तुम्हारी तरीके उदासीन। तो देखिए इधर आएंगे हम तो क्या मिलेगा, -1, -2, -3, -4, और ऐसे चले आएंगे तो इधर -5 मिलेगा। इधर आएंगे तो क्या मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मिलेगा। तो ये देखिए आपकी 3 लिमिटें थी, एक -5, एक -2, एक 5। बीच में कौन है, -2। यहां पर आप बैठे हुए हैं, बैठे हो चाहे लेट जाओ, यही यहां पर आप बैठे हुए हैं। जब यहां बैठे हैं तो आप इसके इधर आओगे, इस तरफ जिधर -5 मिल रहा है, तो मान घटेगा कि बढ़ेगा, क्या होगा, घटेगा। घटेगा मतलब कम होगा, तभी तो यहां ऋण चिन्ह आया। -2 है, अब इससे आप +5 की ओर जाएंगे। जब +5 की ओर जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा मान, तभी तो यहां प्लस आया। हर चीज का लॉजिक होता है। अब तुम्हें सवाल तो समझ में आ गया, बता दिया, लेकिन अब तुम्हें हम बताते हैं कि मॉड 7 का मान 7 होता है, मॉड -7 का मान 7 होता है, नहीं हो जाता है। कैसे, आइए यहां पर आएंगे हम। अगर आपका x का मान जो है वो क्या है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, तो मान कैसा होता है, धनात्मक। तो ये 7 क्या है, 0 से बड़ा है, तो इसका तो मान क्या होगा, धनात्मक। अब देखिए -7 जो है वो क्या है, -7 क्या है, 0 से छोटा, तो इसका मान क्या होगा, ऋणात्मक। तो -7 फलन है यहाँ पर, और ये किस वाले फलन में आएगा, इसमें। तो इसमें क्या है, पहले से माइनस, और -7 का मान निकाल रहे हैं। ये माइनस होता है यहाँ पर, ये माइनस हुआ, और इस फलन में यहाँ पर माइनस है तो -7 लिख दिया, माइनस हो गया प्लस। तो मॉड में संख्या प्लस हो या माइनस, मान प्लस हो जाता है, होता नहीं है। जैसे मॉड 10 का मान 10 हो जाता है। कैसे, माइनस है, अब यहां पर आएंगे, हमने कहा x का मान छोटा हो 0 से, तो -10 क्या है, छोटा है 0 से। अगर 0 से छोटा हो तो फलन इसे मानना है, किसे, -x को। तो माइनस और फिर x का मान रखिए, क्या x का मान, -10, तो माइनस प्लस हो गया। इस वजह से ऐसा होता है कि मॉड धन हो या ऋण, वो धन ही चिन्ह देता है। लेकिन अगर ऐसा होता कि धन हो चाहे ऋण, वो धन ही चिन्ह देगा, तो यहां पर प्लस माइनस क्यों हो गया। ये पूरा लॉजिक ये है कि अगर 0 के बराबर या 0 से बड़ा है तो मान धनात्मक देगा, 0 से छोटा है तो मान ऋणात्मक देगा। अगर ये बात सत्य होती, जिसे आज तक तुम सत्य मानते रहे कि प्लस हो चाहे माइनस, मान प्लस ही देगा, तो यहां कहां से माइनस पैदा हो गया, समझ गए। पूरा ये है, इसके हिसाब से सब पूरा काम चलता है, जबरदस्ती नहीं कि होता है। हम कहते हैं होता नहीं, हो जाता है, क्योंकि कुछ बेवकूफ होंगे कहेंगे कि मॉड -7 का मान -7 निकाल के दिखाओ। तो हमने कहा है कि होता नहीं, हो जाता है, होता नहीं है।